नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण आई बाधा के बाद आज देश में सभी हवाई अड्डे पर विमान संचालन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर और केंद्रवार नीट यूजी परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बीच 300 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी विदेश यात्रा रद्द की। अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि सभी हवाई अड्डे पर विमान संचालन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कल उड़ानें प्रभावित हुई थी। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि सरकार हवाई परिचालन की लगातार निगरानी कर रही है। एयरलाइंस यह सुनिश्चित कर रही है कि यात्रा समायोजन और भुगतान का ध्यान रखा जाए। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में कल हुई बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में हवाई अड्डे और स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। दुनिया भर में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर अपलोड किया था और इसमें खामी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभावित हुए थे। इससे दुनिया भर में बैंकिंग सेवा, अस्पतालों और हवाई संचालन पर बुरा असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा कि ग्राहकों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्राउड स्ट्राइक तथा उद्योग जगत संपर्क में है। इस बीच अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है और सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में थोड़ा समय लगेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेंगे। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह झारखंड के एक दिन के दौरे पर रांची पहुंचे। श्री शाह राज्य भाजपा की कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। वे पार्टी कोर समिति की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। झारखंड में भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने बताया कि श्री शाह लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रदर्शन का भी समीक्षा करेंगे। राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का शहरवार और केंद्रवार परिणाम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले हैं। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान की मार्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध है। इस बीच रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में संलिप्त होने के कारण एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्र सुरभि कुमारी को निलंबित कर दिया है। प्रबंधन ने नीट परीक्षा के दौरान सुरभि कुमारी की सभी गतिविधियों की जांच के लिए 5 सदस्यों का एक समिति गठित की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल उसे छात्रावास से गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ के लिए 3 दिन की हिरासत में भेजा गया। सरकार ने कहा है कि साइंस एडवांसेज पत्रिका में भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक मृत्यु दर दर्शाने वाले मीडिया रिपोर्ट अपुष्ट और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन श्रुतिपूर्ण और लेखकों द्वारा अपनाई गई पद्धति में कई बुनियादी खामियां हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए आज राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में पौधारोपण किया और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अपने आसपास और विशेषकर किसानों को अपने मेड़ों पर पेड़ लगाने चाहिए ताकि वे पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान दे सके। इससे उन्हें कार्बन क्रेडिट योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से वैश्विक संस्थाएं कार्बन क्रेडिट के लिए उत्तर प्रदेश को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। यह राशि किसान कल्याण पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनिज क्षेत्र के सभी हितधारकों से विशेषकर महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। कोयला के मामले में देश को आत्मनिर्भर बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खनिज क्षेत्र में और सुधार किए जाएंगे तथा नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिज रोड शो का उद्घाटन किया। श्री रेड्डी ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित दूसरे और तीसरे दौर की ई नीलामी के वरीयता प्राप्त बोलीदाताओं को समग्र अनुमति पत्र सौंपे। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यमुनानगर इलाके में अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश करेंगे। ईडी ने पवार की रिमांड मांगी है जिसकी सुनवाई जारी है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़पों के परिणाम स्वरूप 300 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट आए हैं। इन झड़पों में करीब 104 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2500 से अधिक घायल हुए हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण फिर शुरू करने को लेकर कई हफ्ते से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी कैब और सुरक्षा वाहनों में पूर्वोत्तर सीमा पार करके कल स्वदेश लौटे। इन विद्यार्थियों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। इंटरनेट सेवा लगभग पूरी तरह ठप होने और टेलीफोन सेवा पर अधिक असर पड़ने के कारण भारतीय विद्यार्थियों का अपने परिवारों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसलिए वे अस्थायी तौर पर बांग्लादेश से लौटने पर मजबूर हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यार्थियों, सरकारी समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें पिछले महीने शुरू हुई, लेकिन यह तनाव पिछले सोमवार को बढ़ गया। मंगलवार को ढाका विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ झड़पों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और सरकार को देश के सभी विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पेन और ब्राजील की विदेश यात्रा रद्द कर दी है। उधर बांग्लादेश ने कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने में पुलिस के विफल होने के बाद कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश में हिंसा भड़की हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार बांग्लादेश में रह रहे तमिलनाडु के लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय दूतावास के संपर्क में है। उन्होंने प्रवासी मामलों के विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया है। जो लोग राज्य में वापस आना चाहते हैं वे हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8069009901। अंतर्राष्ट्रीय डेस्क 988069009900। वहीं घरेलू डेस्क 9818003003093793। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।